विद्युत धारा पार्ट 3 क्लास 10 के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे जूल के नियम से। वैज्ञानिक जूल के अनुसार जो करंट जब भी किसी सुचालक तार से गुजरती है तो वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है, और कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है इसके 3 नियम हैं। पहला नियम ये कहता है कि जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो समानुपाती किससे होगी? करंट के वर्ग से, आई स्क्वायर से, विद्युत धारा से सीधे समानुपाती, जब प्रतिरोध और समय स्थिर हो। ठीक उसी तरह से दूसरा नियम कहता है कि उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध से समानुपाती होगी जब करंट और समय स्थिर हो। समय का मतलब कितना देर तक करंट हम लोग भेज रहे हैं। और तीसरा नियम क्या कहता है? जब बाकी दोनों स्थिर हो, मतलब आई आर और आई प्रतिरोध और विद्युत धारा स्थिर हो, उस क्षेत्र में जो उत्पन्न ऊष्मा है वो समय के साथ सीधे समानुपाती है। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। जोड़ने पे क्या मिलता है? प्रथम नियम H समानुपाती आई स्क्वायर, द्वितीय नियम H समानुपाती R, तृतीय नियम H समानुपाती T। इन तीनों को एक साथ जब करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तुम लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि अगर कोई एक भौतिक राशि अलग अलग भौतिक राशियों से समानुपाती होती है तो वो उनके गुणनफल से भी समानुपाती होती है। मतलब आई स्क्वायर, आर और टी तीनों को गुणा करते हैं, उससे समानुपाती है उत्पन्न ऊष्मा, मतलब एच। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा जूल में। मतलब यहाँ जो स्थिरांक आना चाहिए था उसका मान 1 हो जाएगा एसआई सिस्टम में। लेकिन अगर हम लोग सीजीएस में देखेंगे तो कैलोरी वहाँ पे इकाई होती है, तो वहाँ पर आएगा 0.24। एक्चुअली 0.24 का मतलब है 1.1 डिवाइडेड बाई 4.2। तो वो 4.2 का क्या संबंध है? एक्चुअली एक जो कैलोरी होती है ना, वो जूल से किस तरह से संबंधित है? एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ये रिलेशन तुमको पता होना चाहिए, ये इक्वेशन तुमको पता होना चाहिए, और ये वाला इक्वेशन तुमको पता होना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम सम सॉल्व कर सकोगे। मतलब प्रॉब्लम सम में क्या दिया जाएगा? आर, आर, टी, आई और एच, ये जो चार चीजें हैं, इन चार में से कोई तीन आपको दे दी जाएंगी और चौथी निकालने को कही जाएंगी। तो फिर आप लोग ये सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि अगर किसी तार में से करंट जाएगा तो वो गर्म हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतना ज़्यादा गर्म होगा। इसका उपयोग किस में करते हैं? रूम हीटर। तुम लोग जानते हो सर्दी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ऐसे जगहों पर रूम हीटर का उपयोग किया जाता है। उसके अंदर एक कॉइल होता है, करंट जाएगा, गर्म हो जाएगा, और ये जो रिफ्लेक्टर है इससे ऊष्मा जो है सामने की तरफ ही जाएगी। तो इस तरह से रूम को गर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है हेयर ड्रायर। उसमें भी एक ही सिचुएशन है, इसके अंदर कॉइल लगा रहता है। देखना इसके अंदर ऐसा कॉइल लगा रहता है, और ये कॉइल में से बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है इसका, इसके अंदर से करंट जाएगा तो ये गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे एक फ़ैन होता है पीछे, तो फैन से गर्म हवा बाहर निकलते हैं जिससे बालों को सुखाने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आयरन। इसके अंदर भी एक कॉइल होता है जो कि ढका होता है दो प्लेट से, और वो प्लेट देखना प्लास्टिक जैसा देखने में होता है। वो माइका शीट होता है जिससे ऊष्मा बाहर आती है लेकिन करंट बाहर नहीं आती। मतलब उसको छूने से फिर करंट नहीं लगेगा, फिर करंट बाहर नहीं आएगा तो ये जो बॉडी है इस बॉडी को करंट नहीं लगेगा। ये नीचे जो भारी एक पदार्थ रहता है जिससे वेट पड़ता है और कपड़े सीधे हो जाते हैं, उसमें भी करंट नहीं रहता। अगर उसको छूओगे तो गर्म जरूर लगेगा लेकिन करंट नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो कॉइल है उसको माइका शीट से ढक दिया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूज वायर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत प्रश्न में आता है ज़्यादातर। यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक तार लगा देते हैं, फ्यूज तार। जब बाजार से खरीदने वाला जो फ्यूज तार मिलता है उसमें वो एक मिश्र धातु होता है, टिन और लेड का। और उसका मेन बात ये है कि उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है लेकिन गलनांक कम होता है। थोड़ा सा भी तापमान बढ़ जाएगा तो ये तार जो यहाँ पे लगा होता है वो कट जाएगा। इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, तो ये तार जो कट जाएगा तो फिर क्या होगा फायदा कि अगर घर में जितने दूसरे उपकरण हैं वो नष्ट होने से बच जाएंगे। मान लो किसी समय पर किसी भी कारण से घर में करंट अत्यधिक प्रवाहित हो रहा है, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा करंट प्रवाहित हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा करंट प्रवाहित होगा तो टीवी खराब हो सकता है, आपका मोबाइल का चार्जर खराब हो सकता है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो
ये सब खराब होने की जगह ये खुद शहीद हो जाता है, कहने का इस तरह कह सकते हैं कि ये तार जो है खुद शहीद हो जाता है, मतलब कट जाता है, और बाकी जितने भी उपकरण हैं सबको बचा देता है, क्योंकि जैसे ही ये कट जाएगा करंट का फ्लो रुक जाएगा और करंट चला जाएगा। फिर आपको पता चलेगा तो आप इसको निकालेंगे और एक पतला सा तार यहाँ पे लगा देंगे, ताकि प्रतिरोध अगर कम होगा, पतला तार लगाने से प्रतिरोध कम होगा, करंट ज़्यादा आएगा तो फिर ये कट जाएगा। लेकिन बाज़ार से जब आप खरीद के लाएंगे तब उस क्षेत्र में एक पहले से एक फ्यूज़ तार मिलता है जो स्पेशली इसके लिए डिज़ाइंड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति क्या है? विद्युतीय कार्य करने की दर। दर का मतलब 1 सेकंड में आप कितना करेंगे कार्य। तो ये देखो, W है कार्य, T है समय। अगर मैंने कहा कि आप 50 जूल कार्य करते हैं 10 सेकंड में, तो हम कह सकते हैं कि 5 जूल कार्य करते हैं 1 सेकंड में। तो प्रति सेकंड आप कितना कार्य कर रहे हैं वो है शक्ति। अगर वो विद्युतीय कार्य करें तो विद्युतीय शक्ति। तो विद्युत शक्ति बराबर विद्युतीय कार्य बाय समय। इसकी इकाई है वाट। ये जूल प्रति सेकंड, उसको हम लोग वाट कहते हैं। इसकी अन्य इकाइयाँ इस प्रकार हैं, किलोवाट मतलब 1000 वाट, और हॉर्स पावर मतलब 746 वाट। इस चित्र को ध्यान से देखो, ये जो बल्ब है एलईडी बल्ब है, इसमें 9 वाट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 9 जूल प्रति सेकंड काम करता है। तो प्रति सेकंड इतना कार्य करता है, तो इतनी इसकी ऊर्जा की खपत भी है। तो आप समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा जल्दी जल्दी एनर्जी नष्ट होगा। फिर बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की। विद्युत कार्य करने की क्षमता, कितना विद्युत कार्य कर सकता है कोई यंत्र, उसे कहते हैं विद्युतीय ऊर्जा, और इसकी इकाई जूल में है। और व्यावसायिक या व्यापारिक इकाई है किलोवाट आवर। व्यावसायिक मतलब खरीदने बेचने का, हम लोग को करंट को खरीदते भी हैं बेचते भी हैं। करंट खरीदते हैं हम लोग और करंट बेचती है सरकार, या फिर अन्य जो प्राइवेट संस्था हैं जो करंट तैयार करती हैं वो हम लोग करंट बेचती हैं। तो हम लोग खरीदते जब उनको है, उनसे करंट है। तो जो इकाई है वो इकाई है किलोवाट आवर। मतलब आपने कितनी यूनिट खरीदी या कितनी यूनिट आपकी खपत हुई। मान लेते हैं कि 100 यूनिट खर्चा हुआ करंट, तो फिर 100 यूनिट खर्चा हुआ, तो हर अगर मान लेते हैं 5 रुपये करके एक एक यूनिट है तो 500 रुपये का बिल आएगा, इस तरह से। तो इसको हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। अभी समझ लेते हैं किलोवाट आवर है क्या। किलो का मतलब 1000, वाट तो आप जानते हैं, थोड़ी देर पहले बताया है, इकाई है, और आवर का मतलब घंटा। तो इसको मापते हैं किससे? इस यंत्र से। देखना, ये घर में लगा हुआ रहता है, इसको मीटर कहते हैं। इसमें किलोवाट आवर लिखा हुआ है। ये है 12345.6 किलोवाट आवर। मतलब इतना बिजली का खपत हुआ है जब से ये मशीन लगाया गया है। तो रीडिंग बीच बीच में लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, आपके घर में बिल भेजा जाता है। तो देखो यहाँ पर ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या किलोवाट आवर की परिभाषा क्या होगी। 1 किलोवाट 1 आवर, मतलब 1000 वाट 1 घंटा। मतलब 1000 वाट शक्ति वाला कोई यंत्र अगर 1 घंटे में जितना ऊर्जा खर्च करता है उसे कहते हैं 1 किलोवाट आवर। इसे बीओटी या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। डिटेल्स में देख लेते हैं जूल में कितना है ये। 1000 वाट का मतलब 1000 जूल प्रति सेकंड, वाट का मतलब जूल प्रति सेकंड, और 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड। गुणा करेंगे तो 36 लाख जूल, मतलब एक यूनिट का मतलब 36 लाख जूल होता है। बहुत बड़ी ऊर्जा है। इसके लिए हम लोग 5 रुपये 6 रुपये जो भी देते हैं वो बिल आता है हम लोगों का इसी के हिसाब से। नेक्स्ट है विद्युतीय कार्य करने की क्षमता, विद्युत ऊर्जा है। अब इसको मैथमेटिक्स में देख लेते हैं किस प्रकार है। मान लेते हैं एक प्रतिरोध है R, और ये वोल्टेज जो मिल रहा है यहाँ से V। तो ये जो विभव अंतर है, विभव अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं कि मान लेते हैं एक प्लस चार्ज, हालांकि प्लस चार्ज नहीं होता माइनस चार्ज होता है। अगर प्लस चार्ज होता तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना वो कार्य करता उसे हम लोग बोलते इसका विभव अंतर। तो विभव अंतर की परिभाषा इस प्रकार भी होती है कि किसी बैटरी के एक प्रांत से या किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी या इकाई चार्ज को ले जाने में जितना कार्य किया जाए उसे कहेंगे हम लोग विद्युत विभव अंतर। तो इकाई चार्ज में कहा गया है, मान लेते हैं कि यहाँ 5 कूलम चार्ज लिया गया है और ले जाने में सोचो कि 70 जूल कार्य हुआ है। तो कितना वोल्ट हुआ? 70 जूल डिवाइडेड बाय 5 मतलब 14। तो 14 वोल्ट हो गया उस प्रकार। तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। इस समीकरण से इस प्रकार, ये नीचे डिवाइडेड है, यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं करंट बराबर
चार्ज प्रति सेकेंड, तो फिर Q बाई टी, तो Q बराबर कितना हो जाएगा I इंटू टी। तो वहीं पे देखो यहाँ पे लिख दिया है Q बराबर I इंटू टी। नेक्स्ट हम लोग ओम के नियम से जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो V की जगह पे आई आर लिख दिया। तो हमारे पास टोटल ऊर्जा जितना हुआ वो कितना है आई स्क्वायर आर टी। देखो जूल का नियम आ रहा है आई स्क्वायर आर टी, तो उसका जूल का नियम का प्रूफ भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर है विद्युतीय ऊर्जा बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो विद्युतीय शक्ति कितना होगा इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आई स्क्वायर आर। तो हम लोग का एक फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, तीन फॉर्मूला कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या देखो तो P इज इक्वल टू वी आई, वो कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो V है V बराबर आई आर होता है ना, तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर मतलब आई इंटू आई आर, देखो आई इंटू आई आर, तो हम लोग आई स्क्वायर आर है में से एक आई को रख देते हैं और दूसरा आई आर की जगह वी बिठा देते हैं, तो हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू वी आई। अच्छा ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू वी बटा आर, तो यहाँ पे हम लोग I की जगह V बटा आर बिठा देते हैं, तो हमारे पास एक और फार्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो हमारे पास तीनों फार्मूला हैं। यहाँ पर इन तीनों में से कोई दो दिया होगा तो आप तीसरा निकाल सकते हैं, इन तीनों में से कोई दो दिया होगा तीसरा निकाल सकते हैं, इन तीनों में से कोई दो दिया होगा तो तीसरा निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूलाज आपके पास हैं, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। फिर बात करते हैं, एक चार्ट देख लेते हैं कि मान लो तुम्हारे घर में कितना बिल आना चाहिए, तुम पहले से पता कर सकते हो। कैसे, देखो मान लो किसी एक घर में ट्यूबलाइट है एक चार है और ट्यूबलाइट का वॉटेज है 40 वाट। 40 वाट का ट्यूबलाइट संख्या में चार 12 घंटा चला, तो कितना वाट आवर हुआ, इतना वाट 4 इंटू 12 सबको गुणा करो, ठीक है। 40 इंटू 4 का मतलब हुआ 160 वाट। 160 वाट का पावर है और कितना घंटा के लिए, 12 घंटा के लिए। तो 160 को अगर आप 12 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 1920 वाट आवर। इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोवाट आवर आ जाएगा, तो 1920। ठीक उसी तरह से दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला देखोगे और क्लियर होगा। फैन, एक एक फैन का 75 वाट है, 4 फैन है आपके घर में और चारों चल रहे हैं 10 घंटे, तो फिर कितना वाट आवर होगा, 75 इंटू 4 मतलब 300 वाट, 300 वाट इंटू 10 मतलब 3000 वाट आवर, तो टोटल 3 किलोवाट आवर। कैसे, इसको 1000 से डिवाइड किया 3 किलोवाट आवर। उसी तरह से टीवी के लिए सोचिए, 50 वाट का एक टीवी है, एक ही है टीवी मान लेते हैं और वो दिन में 6 घंटा चलता है, तो कितना वाट आवर आएगा, 50 वाट इंटू 1 मतलब 50 वाट और इंटू 6 घंटा तो 300 वाट आवर। अब इसको हम लोग किलो वाट आवर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगा 0.300। टोटल बीओटी या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या किलो वाट आवर कितना होगा, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। टोटल हमारे पास आया 5.22। तो 5.22 जो है वो हर दिन आपका यूनिट खर्चा हो रहा है। तो आप देखें, देखो कि महीने का इलेक्ट्रिक बिल कितना आना चाहिए। फिर दैनिक ऊर्जा है 5.22, तो मासिक ऊर्जा हो जाएगा, इसको 30 से गुणा करेंगे और रेट प्रति बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो प्रति इकाई है, मान लो सरकार से निर्धारित है कि 6 रुपया करके है, तो 6 रुपये करके अगर है तो फिर टोटल कितना बिल आना चाहिए, 939 रुपये 60 पैसा। तो इस तरह से आप अपने घर में भी ये कर सकते हैं कि आपके घर में कितने फैन, लाइट, टीवी चल रहे हैं, जो उपकरण चल रहे हैं उनका कितना वोल्टेज है, और फिर आप निकाल सकते हैं कि टोटल बिल आपका कितना आना चाहिए। अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे कि लगभग सेम ही है आपका बिल जितना आ रहा है उसके साथ। तो आज के वीडियो में यहीं तक, और अगले दिन हम लोग इसका एक दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।